इस ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, हजारों गैलेक्सियां हैं और अनगिनत रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार दूर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि आपके भीतर घटित हुआ है। एक ऐसा समय था जब आप एक विचार से भी छोटे थे, एक ऐसी बिंदु जैसी कोशिका जिसे साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था। उस एक बिंदु से लेकर 7 अरब न्यूरॉन्स वाले एक मस्तिष्क तक, पानी में तैरने वाले एक जीव से लेकर जमीन पर कदम रखने वाले एक नन्हे इंसान तक, यह सफर किसी जादू से कम नहीं है। आज हम समय की मशीन को पीछे घुमाएंगे। हम देखेंगे वह 21 महीनों का सफर, 9 महीने अंधेरे और सुरक्षा के बीच और 12 महीने इस शोर भरी दुनिया के बीच। ये कहानी है संघर्ष की, इंजीनियरिंग की और सबसे बढ़कर जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति की। तैयार हो जाइए खुद से मिलने के लिए। ये है शून्य से सृजन, एक मानवीय यात्रा। चैप्टर 1, द ओरिजिन। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सूक्ष्म स्तर पर जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती। ये वह समय है जब एक इंसान की कोई पहचान नहीं है, ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, ना कोई यादें, लेकिन एक पूरी दुनिया की तैयारी हो रही है। इस अध्याय में हम उस संघर्ष और उस कोड की बात करेंगे जो शून्य को जीवन में बदल देता है। जीवन की शुरुआत शांति से नहीं, बल्कि एक भीषण संघर्ष से होती है। पिता के शरीर से लगभग 20 से 50 करोड़ शुक्राणु, स्पर्म अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा उनके आकार के हिसाब से हजारों किलोमीटर लंबी दौड़ जैसी है, लेकिन जीवन की यह दौड़ इतनी आसान भी नहीं होती। सबसे बड़ी बाधा उन्हें मां के शरीर के अम्लीय वातावरण, एसिडिक एनवायरनमेंट और सुरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम से लड़ना पड़ता है। इस दौरान आधे से ज्यादा शुक्राणु पहले कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। केवल सबसे स्वस्थ और सबसे तेज ही आगे बढ़ पाते हैं। ये प्रकृति का पहला क्वालिटी चेक है। एग एक खास रासायनिक संकेत, केमिकल सिग्नल्स छोड़ता है जो शुक्राणुओं को अपनी ओर खींचता है, जैसे एक लाइट हाउस समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाता है। फर्टिलाइजेशन। अंत में कुछ बचे हुए शुक्राणु अंडे तक पहुंचते हैं। अंडा एक विशाल किले की तरह है जिसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है जिसे जोना पेलोसिडा कहते हैं। शुक्राणु के सिर पर एक खास एंजाइम होता है जो इस कवच को पिघला देता है। जैसे ही सिर्फ एक शुक्राणु अंदर घुसता है, अंडे की पूरी सतह पर एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसी लहर दौड़ती है। ये लहर बाकी सभी शुक्राणुओं के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब शुक्राणु का केंद्र, न्यूक्लियस और अंडे का केंद्र आपस में मिलते हैं। यहाँ 2 ब्रह्मांडों का मिलन हो रहा है। पिता के 23 क्रोमोसोम और माँ के 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम का एक संपूर्ण सेट बनाते हैं। इस मिलन से जो पहली कोशिका बनी उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ताकतवर कोशिका है। इस एक सेल के भीतर अब सब कुछ तय हो चुका है। उसका कद कितना होगा, उसकी आवाज कैसी होगी, क्या उसे संगीत पसंद होगा या गणित, उसकी आंखों का रंग भूरा होगा या काला, ये सब डीएनए की भाषा में लिखा जा चुका है। अगर इस कोशिका के भीतर मौजूद डीएनए को खींचकर लंबा किया जाए तो वह लगभग 2 मीटर लंबा होगा, जिसमें अरबों अक्षर, लेटर्स ऑफ लाइफ लिखे हैं। फर्टिलाइजेशन के लगभग 24 घंटे बाद वही एक कोशिका काटती है और 2 हिस्सों में बट जाती है। अब यह रुकने वाला नहीं है। 2 से 4, 4 से 8, इस समय ये सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं। इसका मतलब है कि इनमें से हर एक कोशिका के पास एक पूरा इंसान बनाने की शक्ति है। अगर इस स्तर पर कोशिकाएं अलग हो जाएं, तो जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं। तीसरे या चौथे दिन तक ये कोशिकाओं का एक ठोस गोला बन जाता है जो शहतूत मलबेरी जैसा दिखता है। यह अभी भी फैलोपियन ट्यूब में तैर रहा है और गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है। छठे या 7वें दिन ये कोशिकाओं का झुंड गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय की दीवारें अब एक नरम बिस्तर की तरह तैयार हैं। जड़ें जमाना।
यह झुंड खुद को गर्भाशय की दीवार में धंसा लेता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहीं से माँ और बच्चे के बीच वह शारीरिक संबंध शुरू होता है जो अगले 9 महीनों तक उसे जीवित रखेगा। जैसे ही यह जुड़ता है, माँ के शरीर को हार्मोनल सिग्नल मिलता है, जीवन शुरू हो चुका है। अभी तक कोई दिल नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ कोशिकाओं का एक समूह है, लेकिन आत्मा या जीवन का विचार जन्म ले चुका है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं अचानक फैसला करती हैं कि किसे धड़कन बनना है और किसे सोच। चलिए अब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री के सबसे जटिल और रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये वह चरण है जहां प्रकृति एक सॉफ्टवेयर डीएनए कोड को हार्डवेयर ह्यूमन बॉडी में बदलना शुरू करती है। चैप्टर 2 द आर्किटेक्चर, शरीर की रूपरेखा। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। विकासवादी जीव विज्ञानी लुईस वोल्पर्ट ने कहा था, जन्म, शादी या मृत्यु नहीं, बल्कि गैस्ट्रुलेशन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के बाद दूसरे हफ्ते के अंत में कोशिकाओं का वह गोला खुद को 3 अलग-अलग परतों में व्यवस्थित करना शुरू करता है। इसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यहीं से शरीर का नक्शा तैयार होता है। एक्टोडर्म, बाहरी परत, ये परत आपके शरीर का इंटरफेस बनती है। इससे आपकी त्वचा, बाल, नाखून और सबसे महत्वपूर्ण आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बनता है। मेसोडर्म, मध्य परत, ये आपके शरीर का ढांचा और इंजन है। इससे आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय और रक्त कोशिकाएं बनती हैं। एंडोडर्म, आंतरिक परत, ये आपके शरीर की आंतरिक पाइपलाइन है। इससे आपके फेफड़े, पाचन तंत्र, पेट और आंतें और लिवर जैसे अंग बनते हैं। तीसरे हफ्ते के दौरान एक्टोडर्म परत के ऊपर एक खांच, ग्रूव बनती है, जो धीरे धीरे बंद होकर एक नली का रूप ले लेती है। इसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं। यही वह नली है जिसका ऊपरी हिस्सा भविष्य में आपका मस्तिष्क, ब्रेन बनेगा और निचला हिस्सा आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ये शरीर का पहला सिस्टम है जो आकार लेना शुरू करता है, क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों को निर्देश देने के लिए कंट्रोल सेंटर की जरूरत होती है। अभी तक कोई फेफड़ा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एक पंप काम करना शुरू कर चुका है। यह दिल अभी इतना छोटा है कि एक चावल के दाने से भी कम है, लेकिन यह आने वाले 70 से 80 सालों तक बिना रुके धड़कने का संकल्प ले चुका है। चौथे से 5वें हफ्ते के बीच बच्चा एक छोटे सी शेप के जीव जैसा दिखता है। शरीर के किनारों पर छोटे छोटे उभार निकलने लगते हैं, जिन्हें लिम्ब बड्स कहते हैं। ये भविष्य में हाथ और पैर बनेंगे। चेहरे की शुरुआत सिर के हिस्से में छोटे छोटे गड्ढे बनने लगते हैं, जो बाद में आंखें, कान और नाक का रूप लेंगे। इस समय आंखें सिर के किनारों पर होती हैं, जैसे किसी मछली की होती हैं, जो धीरे धीरे सामने की ओर आएंगी। अब प्लेसेंटा पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। माँ का खून और बच्चे का खून कभी आपस में नहीं मिलता, वे एक पतली झिल्ली से अलग रहते हैं, लेकिन डिफ्यूजन के जरिए माँ के खून से ऑक्सीजन और पोषक तत्व बच्चे की नाल, उम्बिलिकल कॉर्ड में प्रवेश करते हैं। बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ के मेटाबॉलिज्म पर निर्भर है। चौथे हफ्ते के अंत तक भ्रूण का आकार एक पॉपी सीड, खसखस के दाने से बढ़कर एक मटर के दाने जैसा हो गया है। शरीर के सभी प्रमुख अंगों की नींव रखी जा चुकी है। मशीन तैयार है, अब बस उसे विकसित होना है। चैप्टर 3 आकार लेना, द स्कल्पटिंग ऑफ अ ह्यूमन। इस अध्याय का समयकाल है 6 से 10 हफ्ते। इस दौरान भ्रूण, एम्ब्रियो इतना विकसित हो जाता है कि उसे अब फीटस कहा जाने लगता है। उंगलियों का चमत्कार, डेथ से लाइफ तक। 6वें और 7वें हफ्ते के आसपास बच्चे के हाथ और पैर छोटे पैडल की तरह दिखते हैं। उनमें उंगलियां नहीं होती, बल्कि वे एक चपटे मांस के टुकड़े जैसे होते हैं। कोशिकाओं का बलिदान। यहाँ प्रकृति एक बहुत ही अजीब लेकिन सुंदर प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसे एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है।
उंगलियों के बीच की कोशिकाएं खुद को खत्म कर लेती हैं ताकि उंगलियां एक दूसरे से अलग हो सके। अगर ये प्रक्रिया न हो तो हमारे हाथ हमेशा के लिए बत्तख के पंजों की तरह जुड़े रह जाते। ये जीवन के निर्माण में मृत्यु की पहली भूमिका है। चेहरे का निर्माण एक जटिल पहेली। इंसानी चेहरे का बनना किसी पेचीदा पहेली को सुलझाने जैसा है। चेहरा एक साथ नहीं बनता, बल्कि 5 अलग अलग टुकड़ों प्लेट्स में विकसित होता है, जो धीरे धीरे चेहरे के बीच में आकर मिलते हैं। नाक और होठ चेहरे के किनारों से मांसपेशियां और ऊतक बीच की ओर बढ़ते हैं। वे ऊपर से, नीचे से और दोनों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। क्या आपने अपनी नाक के ठीक नीचे और ऊपरी होठ के ऊपर वह छोटी सी लकीर बाई गड्ढा देखा है? वह इस बात का सबूत है कि आपके चेहरे के हिस्से वहां आकर मिले थे। इसे मानवता का ऑटोग्राफ भी कहा जाता है। अगर यह मिलन सही से न हो तो क्लेफ्ट लिप, कटा हुआ होंठ जैसी स्थिति पैदा होती है। आंखों का सफर। शुरुआत में आंखें चेहरे के बिल्कुल किनारे पर कानों के पास होती हैं। 7वें और 8वें हफ्ते के दौरान ये आंखें धीरे धीरे चेहरे के सामने की ओर खिसकती हैं, पलकें बनती हैं और फिर मजबूती से बंद हो जाती हैं। ये पलकें अगले कई हफ्तों तक बंद रहेंगी ताकि अंदर विकसित हो रही संवेदनशील आंखों रेटिना को एमनियोटिक द्रव से सुरक्षा मिल सके। इस समय तक बच्चे का पूरा ढांचा हड्डियों का नहीं, बल्कि कार्टिलेज का बना होता है। ये वही लचीला पदार्थ है जिससे हमारे कान बने होते हैं। ऑसिफिकेशन। 8वें हफ्ते के आसपास शरीर के बीच से हड्डियां सख्त होना शुरू होती है, कैल्शियम जमा होने लगता है और लचीला ढांचा असली हड्डियों में बदलने लगता है। सबसे पहले जबड़े और कॉलर बोन सख्त होती है। नसों का जाल और संवेदनशीलता। अब तक मस्तिष्क प्रति सेकंड 2.5 लाख नए न्यूरॉन्स बना रहा है। ये न्यूरॉन्स पूरे शरीर में बिजली के तारों की तरह फैल रहे हैं। पहला एहसास। 8वें हफ्ते के अंत तक बच्चा इतना संवेदनशील हो जाता है कि अगर उसके होठों के पास कोई चीज, जैसे उसकी अपनी नाल, छुए तो वह अपना सिर घुमाता है। ये इंसानी स्पर्श का सबसे पहला एहसास है। लिवर। ये अब इतना बड़ा हो चुका है कि ये बच्चे के शरीर का सबसे बड़ा अंग है और रक्त कोशिकाओं, ब्लड सेल्स बनाने का मुख्य केंद्र है, क्योंकि अभी बोन मैरो पूरी तरह नहीं बना है। किडनी। नन्ही किडनियां अब पेशाब यूरिन बनाना शुरू कर चुकी है। बच्चा इसे एमनियोटिक द्रव में छोड़ता है, जिसे वह खुद ही निगलता भी है। ये एक रिसाइकल सिस्टम है जो जन्म तक चलेगा। 10वें हफ्ते के अंत तक बच्चा लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा है, एक खुबानी के आकार का। उसके सभी अंग, चाहे वे कितने भी सूक्ष्म हो, अपनी सही जगह पर मौजूद है। अब वह एक भ्रूण नहीं रहा, वह एक छोटा मनुष्य बन चुका है। अब निर्माण का काम खत्म हुआ और विकास, ग्रोथ का काम शुरू होगा। अब तक हमने सिर्फ शारीरिक अंगों के बनने की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे उस चेतना, कॉन्शियसनेस की, जो धीरे धीरे जाग रही है। इस अध्याय का समय काल है 13 से 24 हफ्ते, सेकेंड ट्राइमेस्टर। यह वह समय है जब बच्चा अपनी माँ की दुनिया से संवाद, कनेक्ट करना शुरू करता है। चैप्टर 4, इंद्रियों की जागृति, द अवेकनिंग ऑफ सेंसेस। ध्वनि की दुनिया, पहला संगीत। गर्भ के अंदर सन्नाटा नहीं होता, वहां माँ के दिल की धड़कन की लय, फेफड़ों में हवा की सरसराहट और पेट की गुड़गुड़ाहट का एक निरंतर संगीत चलता रहता है। कानों का विकास। 18वें हफ्ते तक कान की नन्ही हड्डियां और नसों का जाल इतना परिपक्व हो जाता है कि बच्चा बाहर की आवाजें सुन सके। वह माँ की आवाज को पहचानता है, क्योंकि वह आवाज न केवल बाहर से आती है, बल्कि माँ के शरीर के ऊतकों, टिश्यूज से गूंजती हुई सीधे उस तक पहुंचती है। रिसर्च बताती है कि तेज आवाज होने पर बच्चा चौंक जाता है और उसकी धड़कन बढ़ जाती है। स्वाद का सफर। पहला भोजन। बच्चा अभी मुंह से खाना नहीं खा रहा, लेकिन वह लगातार अमनियोटिक फ्लूइड निगल रहा है। टेस्ट बड्स। 13वें से 15वें हफ्ते के बीच बच्चे की जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। माँ का स्वाद,
माँ जो भी खाती है, लहसुन, अदरक, मीठा या मसालेदार, उसका हल्का स्वाद एमनियोटिक द्रव में घुल जाता है। बच्चा इस द्रव को पीकर दुनिया के स्वादों का अपना पहला डेमो लेता है। यही कारण है कि जन्म के बाद बच्चे अक्सर उन स्वादों को पसंद करते हैं जो उनकी माँ ने गर्भावस्था के दौरान खाए थे। स्पर्श का जादू, हाथों की खोज। बच्चे का हाथ अब पूरी तरह बन चुका है और उसकी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट्स भी उभर आए हैं। एक ऐसी पहचान जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। खोज। बच्चा अपने हाथों का उपयोग करना शुरू करता है। वह अपने चेहरे को छूता है, अपने पैरों को पकड़ता है और अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड नाल के साथ खेलता है। ग्रिप। 20वें हफ्ते तक उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वह अपनी मुट्ठी को मजबूती से बंद कर सके। वह गर्भ की दीवारों को धक्का देता है, जिसे माँ क्विकनिंग या नन्ही हलचल के रूप में महसूस करती है। आंखों का पर्दा और रोशनी। पलकें अभी भी मजबूती से बंद है, लेकिन आंखों के पीछे का रेटिना तैयार हो चुका है। अगर माँ धूप में बैठती है या पेट पर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है, तो बच्चे को अपनी बंद पलकों के पार एक लाल बाय नारंगी चमक दिखाई देती है। बच्चा रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। तेज रोशनी होने पर वह अपनी आंखें फेर लेता है या हाथ से चेहरा ढकने की कोशिश करता है। मस्तिष्क का जादुई विकास। इस दौरान मस्तिष्क में जो हो रहा है वह किसी भी सुपर कंप्यूटर की कल्पना से परे है। अरबों कनेक्शन। न्यूरॉन्स न केवल बन रहे हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ सिनैप्स यानी बिजली के तार जोड़ रहे हैं। सीखने की शुरुआत। बच्चा अब आदतों को सीखना शुरू कर देता है। वह अंगूठा चूसना शुरू करता है क्योंकि ये उसे सुकून, सूदिंग इफेक्ट देता है। ये जन्म के बाद स्तनपान करने की उसकी पहली ट्रेनिंग है। बालों और खाल की सुरक्षा। बच्चे की त्वचा अभी बहुत पतली और पारदर्शी है। उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति 2 चीजें बनाती है। बच्चे के पूरे शरीर पर बहुत बारीक और मुलायम बाल आ जाते हैं जो उसे गर्म रखते हैं। बच्चे की खाल पर एक सफेद मक्खन जैसा गाढ़ा लेप जम जाता है। चूंकि बच्चा 9 महीने पानी में रहने वाला है, ये वर्निक्स उसकी त्वचा को गलने से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्विमिंग पूल में जाने से पहले क्रीम लगाते हैं। 24वें हफ्ते के अंत तक बच्चा एक जागरूक जीव है। वह सुन सकता है, चख सकता है, महसूस कर सकता है और हलचल कर सकता है। अगर वह इस समय से पहले पैदा हो जाए तो आधुनिक विज्ञान की मदद से उसके जीवित रहने की संभावना बन जाती है। वह अब बस बाहर की दुनिया के लिए खुद को मजबूत करने का इंतजार कर रहा है। चैप्टर 5, अंतिम तैयारी, द फाइनल काउंटडाउन। बाकी सभी अंग काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फेफड़े अब भी सोए हुए हैं। हवा के बिना फेफड़े गुब्बारे की तरह आपस में चिपके होते हैं। लगभग 26वें हफ्ते से बच्चे के फेफड़े एक खास पदार्थ बनाना शुरू करते हैं जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं। यह एक नॉन स्टिक कोटिंग की तरह है। यह फेफड़ों की नन्ही थैलियों अल्वियोली को आपस में चिपकने से रोकता है। इसके बिना जन्म के बाद पहली सांस लेना असंभव होता। बच्चा लगातार एमनियोटिक द्रव को अंदर बाहर खींचकर सांस लेने की मसल्स ट्रेनिंग करता है। थर्मल इंसुलेशन। अब तक बच्चा बहुत दुबला था, लेकिन आखिरी हफ्तों में उसका शरीर तेजी से ब्राउन फैट जमा करना शुरू करता है। मकसद, गर्भ का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मां के शरीर का तापमान रहता है। बाहर की दुनिया बहुत ठंडी है। ये चर्बी की परत बच्चे के लिए एक इनबिल्ट जैकेट का काम करती है, ताकि जन्म के बाद उसके शरीर का तापमान अचानक गिर न जाए। आखिरी हफ्तों में मस्तिष्क का आकार और वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। मस्तिष्क की सतह जो पहले चिकनी थी, अब उसमें झुर्रियां और फोल्ड्स, सुलसी एंड गिराई बनने लगते हैं। इससे दिमाग का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है ताकि वह अधिक जानकारी प्रोसेस कर सके। बच्चा अब REM रैपिड आई मूवमेंट नींद में जाने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्तर पर बच्चा सपने देखना शुरू कर देता है। वह क्या देखता होगा? शायद वही आवाजें और एहसास जो उसने गर्भ में महसूस किए। लगभग 27-28वें हफ्ते में बच्चा अपनी पलकें खोलता है।
हालांकि वह अभी भी पानी के अंदर है, लेकिन उसकी आंखें झपकना ब्लिंकिंग सीख जाती है। उसकी दृष्टि अभी धुंधली है, लेकिन वह प्रकाश की दिशा को पहचानने लगता है। अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, लगभग 2.5 से 3.5 किलो, कि उसे गर्भ में हाथ पांव फैलाने की जगह नहीं मिलती। पार्किंग पोजीशन जन्म को आसान बनाने के लिए ज्यादातर बच्चे खुद को उल्टा घुमा लेते हैं, यानी उनका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। इसे सेफेलिक पोजीशन कहते हैं। सिर शरीर का सबसे सख्त और बड़ा हिस्सा है, इसलिए वह रास्ते को खोलने का काम करता है। गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में मां के खून से एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में ट्रांसफर होती है। क्योंकि बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम अभी दुनिया के कीटाणुओं को नहीं जानता, इसलिए मां उसे अपनी बीमारियों से लड़ने की याददाश्त उधार देती है, जो जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक उसकी रक्षा करती है। यह विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। जन्म की प्रक्रिया कौन शुरू करता है, मां या बच्चा? नई रिसर्च बताती है कि जब बच्चे के फेफड़े पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, तो वे एक खास प्रोटीन छोड़ते हैं। ये प्रोटीन मां के शरीर को सिग्नल देता है कि मैं तैयार हूं। इसके जवाब में मां का मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यही हार्मोन गर्भाशय में संकुचन लेबर पेन्स शुरू करता है। बच्चा अब एक पूरी तरह तैयार इंसान है। वह वजन में भारी है, उसके अंग सक्रिय हैं और वह अपनी लाइफलाइन नाल को छोड़कर खुद की सांसों पर जीने के लिए तैयार है। मंच सज चुका है, अब बस ग्रैंड एंट्री बाकी है। यह इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे गहन और भावनात्मक क्षण है। ये वह मोड़ है जहां 9 महीने का जलीय जीवन समाप्त होता है और एक स्थलीय जीवन की शुरुआत होती है। इस अध्याय में हम उन कुछ मिनटों की बात करेंगे जहां विज्ञान और चमत्कार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। चैप्टर 6, महान परिवर्तन, द ग्रेट ट्रांजिशन, बर्थ। प्रसव की शुरुआत, द लेबर। जब बच्चे के फेफड़े सिग्नल भेजते हैं, तो मां का शरीर ऑक्सीटोसिन का सैलाब छोड़ता है। गर्भाशय, जो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों में से एक है, ऊपर से नीचे की ओर दबाव बनाना शुरू करता है। ये बच्चे को धीरे धीरे बाहर की ओर धकेलता है। ये दबाव केवल बच्चे को बाहर निकालने के लिए नहीं है, बल्कि यह बच्चे के फेफड़ों को निचोड़ता है ताकि उनमें भरा हुआ एमनियोटिक द्रव पानी बाहर निकल सके और वे हवा के लिए तैयार हो सके। बहुत संकरी होती है। एक वयस्क की खोपड़ी की हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन एक नवजात की खोपड़ी की हड्डियां अलग अलग होती हैं। जैसे ही बच्चा बाहर की ओर बढ़ता है, उसकी खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि सिर का आकार छोटा हो सके। यही कारण है कि जन्म के तुरंत बाद कुछ बच्चों का सिर थोड़ा लंबा या नुकीला दिखता है, जो कुछ दिनों में सामान्य हो जाता है। पहली सांस, द फर्स्ट क्राई। जैसे ही बच्चे का शरीर बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आता है, उसके सिस्टम में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी होता है। ठंड और रोशनी का झटका। गर्भ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, बाहर का शायद 25 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान का अंतर और हवा का स्पर्श बच्चे के मस्तिष्क को आदेश देता है, सांस लो। फेफड़ों का विस्तार। बच्चा एक जोरदार चीख मारता है। यह रोना असल में एक जीत का जश्न है। एक झटके में उसके फेफड़े खुलते हैं और वे लाखों नन्ही थैलियां, ऑल्वियोली, पहली बार ऑक्सीजन से भर जाती हैं। हृदय का पुनर्जन्म, द हार्ट्स रीवायरिंग। ये प्रक्रिया किसी भी इंजीनियरिंग से ज्यादा जटिल है। गर्भ में बच्चे के दिल के 2 हिस्सों के बीच एक छेद था, फोरामेन ओवल, क्योंकि उसे खून फेफड़ों में भेजने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही फेफड़े हवा से भरते हैं, हृदय के दाहिने हिस्से में दबाव कम हो जाता है और बाएं हिस्से में बढ़ जाता है। दरवाजा बंद होना। दबाव का यह अंतर उस छेद पर लगे एक फ्लैप को धकेल कर उसे स्थायी रूप से बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में हृदय की पूरी वायरिंग बदल जाती है। अब खून का रास्ता बदल चुका है। वह ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों की ओर दौड़ने लगता है। अब तक बच्चा मां के प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ले रहा था, लेकिन जैसे ही वह खुद
सांस लेने लगता है। अम्बिलिकल कॉर्ड नाल की नसें स्वाभाविक रूप से सिकुड़ने लगती हैं। स्वतंत्रता। जब इस नाल को बांधकर काटा जाता है तो ये बच्चे की मां पर शारीरिक निर्भरता का अंत और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उसके जीवन की शुरुआत होती है। वह नाभि बेली बटन जीवन भर इस पहले जुड़ाव का निशान बनी रहती है। पहली मुलाकात, बॉन्डिंग। जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे को मां की छाती पर रखा जाए, स्किन टू स्किन, तो उसकी धड़कन और तापमान स्थिर हो जाते हैं। पहचान। वह अपनी मां की आवाज सुनता है, उसकी गंध सूंघता है और शांत हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वह अपनी पुरानी दुनिया से बाहर तो आ गया है, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित है। जन्म कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक जीव जो पानी में तैरता था, अब गुरुत्वाकर्षण और हवा की दुनिया का हिस्सा है। अगले 1 साल में ये छोटा सा जीव उस विकास को दोहराएगा जिसे करने में मानवता को लाखों साल लगे। डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा बहुत ही नाजुक और सुंदर है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक नवजात शिशु अपनी नई, खुली और शोर भरी दुनिया के साथ बायोलॉजिकल तालमेल बिठाता है। चैप्टर 7, बाहरी दुनिया में पहला हफ्ता, द फर्स्ट वीक आउट। इस अध्याय में हम बच्चे के उन बदलावों को देखेंगे जो उसकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए अनिवार्य है।